नमस्कार। चलिए आज स्टॉक मार्केट की दुनिया को समझते हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जहां हर दिन खरबों डॉलर की हलचल होती है। अब ये सुनने में भले थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये कुछ सीधे साधे उसूलों पर ही चलता है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 111 ट्रिलियन डॉलर। सोचकर भी यकीन नहीं होता है ना। 2023 के आखिर तक दुनिया भर के सभी पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स की ये कुल कीमत थी। ये वो पैमाना है, वो स्केल है जिस ग्लोबल सिस्टम में हम आज गोता लगाने वाले हैं। तो इस बहुत बड़े फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इसके विशाल आकार से, फिर इसके बुनियादी हिस्सों को जानेंगे, देखेंगे कि कोई सौदा असल में होता कैसे है, ट्रेडिंग के पुराने और नए तरीकों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब का असल मकसद क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस 111 ट्रिलियन डॉलर वाले आंकड़े से ही। इसका असली मतलब समझने के लिए हमें पहले इस बाजार के विशाल आकार को सही नजरिए से देखना होगा। ये किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक पूरी तरह से ग्लोबल मामला है। और इसके बढ़ने की रफ्तार तो देखिए, कमाल है। 1980 में दुनिया के सारे स्टॉक्स की कुल कीमत करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर थी। 40 साल से कुछ ज्यादा समय में ये आंकड़ा उछलकर 111 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ये जबरदस्त उछाल हमें दिखाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ गई हैं। तो आखिर ये सारा पैसा जमा कहाँ है? इसमें अमेरिका लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, जो उसकी फाइनेंशियल ताकत को साफ साफ दिखाता है। हाँ, जापान और यूके जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार का दबदबा बिल्कुल साफ नजर आता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। दुनिया भर में दर्जनों एक्सचेंज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 16, जी हाँ, सिर्फ 16 ही पूरे खेल पर हावी हैं, और लगभग 87% वैल्यू इन्हीं के पास है। तो पॉइंट यह है कि बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन पावर कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई है। अब जब हम इसका साइज समझ चुके हैं, तो चलिए इसके पुर्जे पुर्जे समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन बुनियादी चीजों से जो इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है। ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये एप्पल हो, टाटा मोटर्स हो या कोई भी पब्लिक कंपनी, उसमें आपकी असली हिस्सेदारी है। और ये खरीदार और बेचने वाले मिलते कहाँ हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर। इसे एक ऑर्गेनाइज्ड बाजार समझिए, चाहे वो कोई असल बिल्डिंग हो या एक डिजिटल नेटवर्क जो लोगों को व्यापार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक बहुत बड़ा ग्लोबल किसान बाजार लगा है, लेकिन वहां फल या सब्जियां नहीं, बल्कि अलग अलग स्टॉलों पर कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से बिक रहे हैं। एक्सचेंज बस इसी व्यापार को मुमकिन और आसान बनाता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि क्या बिकता है और कहाँ बिकता है, पर असल में एक सौदा होता कैसे है? एक स्टॉक बेचने वाले से खरीदने वाले तक पहुंचता कैसे है? चलिए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। हर सौदे के आप कह सकते हैं दो पहलू होते हैं। एक है बिड प्राइस, यानी वो कीमत जो कोई खरीदने वाला देने को तैयार है, और दूसरा है आस्क प्राइस, यानी वो कीमत जो कोई बेचने वाला मांग रहा है। इन दोनों के बीच का तालमेल ही हर ट्रेड का दिल है। प्रोसेस सुनने में बड़ा सीधा साधा है। एक खरीदार कीमत बताता है, एक बेचने वाला कीमत मांगता है, और जिस पल सिस्टम को इन दोनों का एक मैच मिल जाता है, जहां दोनों एक ही कीमत पर राजी हों, सौदा पक्का हो जाता है। और ये हर सेकंड में लाखों करोड़ों बार हो रहा है। लेकिन ये जो मेलजोल है खरीदार और बेचने वालों का, ये होता कहाँ है? देखिए, पहले के जमाने में ये एक भीड़-भाड़ वाले कमरे में होता था, लेकिन आज कहानी काफी बदल चुकी है। चलिए इन दो दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ है फिजिकल एक्सचेंज, जैसे पुराना पेरिस बोर्स। कल्पना कीजिए एक शोरगुल से भरा ट्रेडिंग फ्लोर, जहां ट्रेडर्स एक दूसरे पर चिल्लाकर और हाथ के इशारों से सौदे करते थे। इसे ओपन आउटक्राई कहते थे। और दूसरी तरफ है नैस्डैक जैसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, जहां ताकतवर कंप्यूटर पलक झपकते ही खरीदारों और विक्रेताओं को मिला देते हैं। और फिर आता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो इन दोनों दुनियाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है। उनके पास आज भी वो मशहूर ट्रेडिंग फ्लोर है, लेकिन वो एक बेहद आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है। एनएसई सिस्टम में एक बहुत ही खास किरदार है, डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर या डीएमएम। इनको आप बाजार का स्टेबलाइजर समझ सकते हैं।
इनका काम ये पक्का करना है कि किसी भी स्टॉक के लिए हमेशा एक बाजार मौजूद हो। अगर कभी किसी स्टॉक के लिए कोई खरीदार या विक्रेता न हो तो डीएमएम खुद आगे आकर अपने पैसे से ट्रेड करता है, ताकि बाजार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। वहीं दूसरी ओर नैस्डैक है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है और उसका तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ कोई एक डीएमएम नहीं होता, बल्कि कई मार्केट मेकर्स होते हैं जो सबसे अच्छी बिड और आस्क कीमत देने के लिए आपस में कम्पीट करते हैं। ये सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क पर होता है, जिससे ये पक्का होता है कि खरीदने या बेचने के लिए हमेशा कोई ना कोई कीमत मौजूद हो। अच्छा, एक और बात जानना जरूरी है कि सारा खेल पब्लिक एक्सचेंजों पर नहीं होता। कुछ प्राइवेट जगहें भी हैं जिन्हें डार्क पूल्स कहते हैं, जहां बड़े-बड़े संस्थान आपस में सीधे शेयरों की बड़ी खेप का व्यापार करते हैं। इसका मुख्य मकसद होता है इतने बड़े सौदे से पब्लिक मार्केट की कीमतों पर कोई असर ना पड़ने देना। हालांकि इसके फायदे हैं, लेकिन पारदर्शिता की कमी की वजह से ये रेगुलेटर्स की कड़ी निगरानी में रहते हैं। तो हमने इसका साइज देख लिया, इसके हिस्से समझ लिए और ये काम कैसे करता है ये भी जान लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब क्यों? इस पूरे जटिल सिस्टम का मकसद क्या है? तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये कंपनियों के शेयरों को खरीदने बेचने का एक व्यवस्थित मंच देते हैं। दूसरा, ये लिक्विडिटी देते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि शेयरों को आसानी से कैश में बदला जा सकता है। और तीसरा, ये प्राइस डिस्कवरी में मदद करते हैं, यानी रियल टाइम में ये दिखाकर कि लोग क्या कीमत देने को तैयार हैं, ये हमें बताते हैं कि बाजार किसी चीज की क्या कीमत लगा रहा है। आखिर में सारी बात इसी एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात पर आ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज का असल मकसद खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाने के लिए एक भरोसेमंद और कारगर बाजार मुहैया कराना है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना दिया है, पर जैसे जैसे हम इंसानी दखल को हटाकर एल्गोरिथम को कमान सौंप रहे हैं, हमें सोचना होगा इस तेजी और कुशलता को पाने में हम क्या हासिल कर रहे हैं और शायद क्या खो रहे हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।